बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात करनी है उम्मीदों की, ख्वाहिशों की। वो जो कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बात यह है कि हम लोग इतनी ज़्यादा उम्मीदें या एक्सपेक्टेशंस या ख्वाहिशात रखते हैं दूसरे लोगों से कि ये भूल जाते हैं कि हर इंसान हमसे मुख्तलिफ है। जो मेरी एक्सपेक्टेशंस और मेरी उम्मीद किसी इंसान से होगी, ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान की भी वही सोच और वही मेंटालिटी हो। देखें, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज मैंने आपको ज़रूर पॉइंट आउट करनी हैं, जिनके बारे में मैंने आपसे बात ज़रूर करनी है। क्योंकि देखिए, हम लोगों से इतनी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें उनसे कनेक्ट कर लेते हैं कि सच पूछे तो अगले के ऊपर भी इतना प्रेशर पड़ जाता है कि उसको समझ नहीं आती कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या करे और क्या ना करे। सबसे क्लासिक एग्जांपल इसका है माँ बाप की अपनी औलाद से एक्सपेक्टेशंस, बच्चों की अपने माँ बाप से, मतलब माँ बाप की बच्चों से, बच्चों की माँ बाप से, और स्पेशली मियाँ बीवी के ताल्लुक़ में, हस्बैंड वाइफ के ताल्लुक़ में इतनी ज़्यादा एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं, इतनी ज़्यादा एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं कि टू बी ऑनेस्ट व्यूअर्स, वो रियलिस्टिक ही नहीं होती पूरी करना। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लड़का लड़की, उनकी शादी होती है। अब लड़के की ये एक्सपेक्टेशन या ये उम्मीद है कि अब ये लड़की जो नई, जिसे शादी करके मैं अपने घर में लेके आया हूँ और अब ये उसका भी घर है, वो वहाँ पे खाना भी बनाएगी, चीज़ें भी संभालेगी, सफाई सुथराई का भी ख्याल रखेगी और हर चीज़ को उस तरीके से या उससे बेहतर अंदाज में हैंडल करेगी जैसे मेरी अपनी माँ करती थी या मेरे अपने घर वाले करते थे। तो व्यूअर्स, बाहर से जब एक बंदा एक नए सेटअप के अंदर आता है तो कहाँ उसको पता होता है कि घर के सिस्टम्स क्या हैं, निज़ाम क्या है, किस तरह से किस चीज़ को लेके चलना है, किस चीज़ को नहीं लेके चलना। और हम इतनी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस उससे रखते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि अगला आपसे कौन सी उम्मीदें और कौन सी एक्सपेक्टेशंस रखे और क्या आप उनको पूरा कर रहे हैं, क्या आप उन पे मुकम्मल अंदाज में उतर रहे हैं। हमें दूसरों से तो डिमांड्स करने का बहुत शौक़ है, लेकिन हमारे फ़राइज़ जो दूसरों की तरफ हैं, क्या हम उनको पूरा करने की तरफ जाते हैं? क्या हमारा फोकस होता है कि हम उनकी तरफ भी अपनी चीज़ों को पूरा करें? तो सबसे पहले तो 3 बेसिक एरियाज़ हैं जिनको मैं ज़रूर कवर करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि स्टॉप एक्सपेक्टिंग अदर्स टू लिव अप टू योर स्टैंडर्ड्स। यानी कि दूसरों से, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हम दूसरों से ये उम्मीद रखें कि वो हमारे स्टैंडर्ड पे चलेंगे, तो ये ज़्यादती है। हम सोचते हैं कि जैसे हम समझते हैं चीज़ों को वैसे ही वो समझेंगे। हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम काम करते हैं उसी तरीके से दूसरा भी काम करे। सो बात ये है कि ये एक अनफेयर बात है। हर बंदे की अपब्रिंगिंग फ़र्क है, हर बंदे का ज़िंदगी जीने का अंदाज़ फ़र्क है, हर बंदे के रिक्वायरमेंट्स फ़र्क हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं वो एक सर्टेन किस्म की चीज़ खाना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो क्या खाएं क्या ना खाएं। हर बंदे की अपनी डिफरेंट किस्म की पसंद नापसंद होती है। तो अगर मेरी पसंद ये लेवल है और किसी और की पसंद ये लेवल है, तो ज़बरदस्ती ये कोशिश करना कि वो वाला बंदा मेरे लेवल पे आ जाएगा या मैं उसके लेवल पे चली जाऊंगी, ये ज़्यादती है। हर बंदे की इंडिविजुअलिटी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। असल में हर इंसान का अपना सोचने का तरीका होता है, अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका होता है, अपनी एक सोच होती है और अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, अपनी तवक्कुआत होती है। तो हर इंसान अपने हिसाब से चलेगा। आप किसी और को ज़बरदस्ती अपने रंग में डालने की कोशिश करेंगे तो मसाइल ही होंगे और कुछ नहीं होगा। अप्रिसिएशन और अंडरस्टैंडिंग की अप्रोच हमें रखनी चाहिए ताकि हमारे रिश्ते स्ट्रॉन्ग हों और मीनिंगफुल हों, ना कि हम दूसरे के ऊपर ये इम्पोज करें कि वो हमारी तरह का बन जाए। यही सबसे बड़ा रीज़न होता है लोगों की लड़ाइयाँ होने में, फड्डे होने में, मसाइल पड़ने में। अब सेकेंड एरिया, स्टॉप एक्सपेक्टिंग अदर्स टू रीड योर माइंड। एक ये जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है ना कि अगले बंदे को ख्वाब आ जाएगा या इल्हाम हो जाएगा कि उसने हमारे साथ किस तरह से चलना है या हमारे जहन में क्या चल रहा है। सच्ची बात तो ये है कि हर इंसान का अपना माइंड होता है, अपना जहन होता है और वो अपने हिसाब से चीज़ों को आगे लेके चलता है। सो जब हम ज़बरदस्ती ये कोशिश करते हैं कि अगला, मतलब एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे कि
क्या एग्जांपल दूं? अच्छा, जैसे कि कम्युनिकेशन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बेसिस है किसी भी ताल्लुक़ के अंदर। मैंने अगर अपने हस्बैंड को कभी भी ये नहीं बताया कि मुझे कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सी चीज़, फॉर एग्जांपल आपको फूलों का एग्जांपल देते हैं। शादी की शुरुआत में ही मेरे हस्बैंड ने एक दफ़ा मुझे कहा कि अच्छा मतलब उन्होंने नोटिस किया कि मेरे घर में हमेशा लिलीज़ फूल लगे हुए होते थे। तो फैसल ने कहा कि ये हर वक्त घर में ये वाले फूल लगे होते हैं, क्या कहानी है? मैंने कहा कि भाई मुझे लिलीज़ बहुत पसंद है। मैं जब छोटी होती थी तो मैं हमेशा लिलीज़ वगैरह देती थी। तो मेरी हमेशा से एक सोच थी कि जब मेरा अपना घर होगा, जब मैं अपनी जगह में रहूँगी, तो मैं हमेशा मेरे घर में लिलीज़ ज़रूर होंगे सेंटर टेबल के ऊपर। ये मेरी एक चीज़ थी। तो फैसल ने वो बात सुनी, उसको नोट किया, और अब जब भी कोई मौका, खुशी, गमी, व्हाटएवर कोई भी चीज़ होती है, मतलब जब कोई भी ऐसा ओकेजन होता है, तो फैसल हमेशा जो है वो जब फूल अरेंज करते हैं तो लिलीज़ ज़रूर अरेंज करते हैं, क्योंकि मुझे बड़ी पसंद है। अब उनको ख्वाब तो नहीं आना था ना व्यूअर्स कि मुझे लिलीज़ पसंद हैं या ये मेरे फेवरेट फूल हैं। एट सम पॉइंट हमारी बात हुई, उस पर डिस्कशन हुई, उन्होंने 2-3 दफ़ा देखा कि लोग भी जब कभी मुझे फूल देते थे तो लिलीज़ ही देते थे। एज ए रिज़ल्ट उनके दिमाग में ये बात दर्ज हो गई कि ओके, जुगन को लिलीज़ पसंद है। उनको मेरा दिमाग पढ़ना नहीं पड़ा, उनको को ख्वाब नहीं आया कि मुझे कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सी नहीं, कहना पड़ा या किसी तरीके से उनको पता चला। तो ये जो हम माइंड रीडिंग एक्सपेक्ट करते हैं ना, हम दूसरे से ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी A to Z चीज़ें पूरी करेगा जैसे हम चाहते हैं, जिस अंदाज में हम चाहते हैं, और उसको हमारे दिमाग का पता होगा। अब जैसे कि अगर आज मेरा मूड है कि मेरा दिल चाह रहा है मैं बाहर से लंच खाऊं, तो अब मुझे पता है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बाहर से कहीं से रेस्टोरेंट वगैरह पे जाके लंच वगैरह करना चाहती हूँ, बाहर से लंच मंगाना चाहती हूँ। किसी को ख्वाब तो नहीं आनी। अब मैं घर जाऊँ और मैं रुस जाऊँ घर वालों से कि भाई मैंने तो बाहर से लंच खाना था, मुझे किसी ने लंच नहीं मंगा के दिया, तो किसी को ख्वाब आना है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? सो जो हमारी उम्मीदें, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस, जो हमारी होप्स एंड डिज़ायर्स हैं, हमें अगले के साथ शेयर करनी चाहिए। जैसे कि मियाँ बीवी के ताल्लुक़ में अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि लड़की जो है शादी के बाद जॉब करना चाहती है, लड़का जो है वो नहीं चाहता कि वो जॉब करे। शादी के बाद इस बात पर लड़ाई चल रही है कि भाई मैं तो नहीं चाहता कि तुम काम करो, तो अगली आगे से घूम के ये कहती है कि जी मुझे ख्वाब आना था कि आप ये नहीं चाहते थे कि मैं आगे से जॉब करूं या जॉब के सेक्टर के अंदर जाऊं। सो द पॉइंट इज़, हम बहुत सी उम्मीदें अगले से लगा लेते हैं उससे डिस्कस किए बगैर। एक दफ़ा अपने पॉइंट और अपने केस को स्टेट कर दें, उसके बाद मतलब देखी जाएगी। बट आप किसी को बताएंगे भी नहीं कि आपके जहन में क्या चल रहा है, तो दैट्स वेरी वेरी अनफेयर। और तीसरा पॉइंट, स्टॉप एक्सपेक्टिंग अदर्स टू बी 100% परफेक्ट। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की कि हम लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि वो 100% परफेक्ट चीज़ करें, जब भी करें, जो भी करें, 100% परफेक्ट करें। तो व्यूअर्स, हम भी तो कोई काम, हर काम क्या परफेक्टली करते हैं? कहीं ना कहीं 5%, 10% की तो गुंजाइश रह ही जाती है। तो अगर हम हर काम परफेक्टली नहीं कर पाते, तो हम दूसरे से ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी 100% जो है चीज़ को परफेक्ट तरीके से मैनेज करे? सो एक तो एक्सपेक्टेशंस हमें, या जो उम्मीदें अगले से वाबस्ता करते हैं, वो रियलिस्टिक रखनी चाहिए। दूसरी बात, हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि क्या हम बहुत ज़्यादा तो अगले से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, और क्या हम अगले को बताए बगैर तो उससे उम्मीदें नहीं रख रहे। मतलब आपने अगले से शेयर भी नहीं किया कि आपकी सोच, आपकी थॉट्स, आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, लेकिन आप अगले से नाराज़ ज़रूर हैं क्योंकि उसने आपकी सोच को नहीं समझा। तो उनको वो सोच बताएगा कौन, शेयर कौन करेगा? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली कपल्स में। मैंने नोटिस किया कि अगले को खुद क्यों नहीं पता चला, खुद क्यों नहीं एहसास हुआ। एक दफ़ा एहसास दिला तो दे, उसके बाद अगर अगला आपकी उम्मीदों पे नहीं पूरा उतरता या आपकी चीज़ों को नहीं पूरा करता, तो फिर वो आपको एक क्लियर मैसेज दे रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, राइट? तो फिर आपको भी समझ आ जाएगी कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। लेकिन बिला वजह या बेतुका किसी से नाराज़ हो जाना या रुस जाना कि मेरे लिए एफर्ट नहीं किया, मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे लिए वो नहीं किया। जो आज भी याद है, मेरी एक दोस्त है, वो बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड से ना, उनकी पहली वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। तो लिटरली हम लोग भी गए उसको विश करने के लिए उसकी बर्थडे पे, और मतलब सारा कुछ, तो नाराज़ बैठी हुई थी। तो मैंने कहा क्या हुआ है? कहती है मैं बहुत अपसेट हूँ। क्यों? भाई मेरे हस्बैंड ने ना मेरे लिए कोई सरप्राइज़ प्लान किया, ना कोई और चीज़ की, ना कोई एफ़र्ट किया। पहली मेरी सालगिरह थी शादी के बाद की, ये वो, शादी से पहले तो बड़ा एफ़र्ट करते थे। अच्छा, हमें भी बात ज़रा अजीब सी लगी। हमने जाके उनके हस्बैंड से पूछा कि भाई थोड़ा सा एफ़र्ट ही आप कर लेते। कहते हैं कॉन्स्टेंटली एक बात खुद कहती है अपने मुंह से कि मुझे सरप्राइजेस बहुत बुरे लगते हैं, मुझे सरप्राइजेस बहुत बुरे लगते हैं, मुझे
क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। और 36 दफ़ा मैंने इससे पूछा कि भाई बर्थडे आ रही है, कुछ करना है, तो बार बार यही कहे कि नहीं मेरा मूड नहीं है, नहीं मेरा कुछ नहीं, मूड नहीं, मैंने नहीं कुछ करना, रहने देना रहने देना। तो मैं समझा कि शायद वो ये चाह रही थी कि हम अकेले में रोमांटिक सा, मतलब घर पे, मतलब केक शेक काट के कहीं रेस्टोरेंट में अकेले दोनों मियाँ बीवी जाकर खाना शाना खा लें। मुझे क्या पता था कि वो ये चाह रही थी कि मैं उसके लिए कुछ सरप्राइज़ बर्थडे प्लान करूँ या कुछ करूँ। वो इस बात पे नाराज़ कि इनको खुद क्यों नहीं एहसास हुआ, लेकिन खुद अपने मुंह से ये कहती रही कि भाई मुझे सरप्राइजेस नहीं पसंद, मुझे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, आई लाइक टू नो। कुछ लोग होते हैं उनको नहीं अच्छा लगता कि एकदम से उनके ऊपर कोई चीज़ स्प्रिंग की जाए, एकदम से उनको सरप्राइज़ दिया जाए। सो देर आर पीपल हु डोंट लाइक दैट। तो अब एक खातून है, वो रुसी बैठी हुई है अपने शौहर से इस बात पे, अपनी शादी के बाद सालगिरह पे, कि पहले तो बड़ा एफर्ट किया करते थे, फूल भी भेजते थे, ये भी करते थे, वो भी करते थे, अब शादी के बाद पहली बर्थडे है तो इन्होंने एफर्ट भी नहीं किया। बंदा सरप्राइज बर्थडे ही प्लान कर लेता है। भाई तुम खुद तो कभी कभी हम गलत पैगाम और गलत मैसेजेस भी अगले को दे रहे होते हैं। तो इस भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि आप क्या कहते रहे हैं, अगले ने क्या किया है और फिर उस पर आप क्या रिएक्शन दे रहे हैं। खैर ये तो एक बड़ी लंबी दास्तान है। किचन की तरफ रुख करते हैं जहाँ पे शेफ़ फ़खरुन्निसा हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप आज आपका बहुत स्पेशल दिन है, उस पर पहले मैं आपको सबसे पहले विश करना चाहूँगी, हैप्पी बर्थडे। और आप हज़ारों साल जिए और हमारे लिए ऐसे नहीं प्लीज़ हज़ारों साल नहीं मैंने जीना, थैंक यू। तो तंदुरुस्ती के साथ जो है ना लंबी ज़िंदगी गुजारें, अपने बच्चों के सर पे सलामत रहें। थैंक यू मेरी और जान। हमारे सर पे भी सलामत रहें, क्योंकि बहुत कुछ आप हमें भी सिखा रही हैं। आई लव यू मेरी जान, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जफ्फी तो दे दो, बर्थडे वाली जफ्फी तो बनती थी ना, एक जरूर एक बर्थडे जफ्फी तो बनती है बहन की तरफ से। थैंक यू मेरी जान, गॉड ब्लेस यू। और थैंक यू, आपने आज से बहुत प्यारे से फूल भी मुझे दिए। थैंक यू मेरी जान। भाई अल्लाह ताला जितनी ज़िंदगी दे, सेहत वाली दे। और मैं हमेशा एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ व्यूअर्स कि मुझे जब दुआ में याद रखते हैं तो सबसे पहले तो मेरे बच्चों को याद रखा करें, लेकिन उससे भी बढ़ के, जो बढ़ के नहीं, उसी के लगभग, कि जब भी मेरे लिए दुआ करेंगे, दुआ करें कि अल्लाह मियाँ चलता फिरता उठाए इस दुनिया से। क्योंकि रिसेंटली फ़खरुन्निसा मैंने इतने ट्रैजिक और इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस देखे हैं जहाँ पे लोग जो हैं बड़ा अजियत और बड़े तकलीफ़ से दुनिया से रुखसत हुए। तो लिटरली बार बार मेरा हाथ उठा के अल्लाह ताला से एक ही दुआ थी कि या अल्लाह ताला जितनी भी ज़िंदगी लिखी है इज़्ज़त से किसी का मोहताज ना बनाई रब ताला, और बस चलते फिरते उठाई, कि किसी पे बोझ ना बनूं, किसी के ऊपर एक बर्डन ना बनूं, दैट्स ऑल। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही है, उम्मीदों की। टॉपिक सुन के ना तो मैं अपनी किसी जोन में चली गई थी। हाँ, क्योंकि जिस तरह आप बता रही थी ना, शादी के शुरू में मेरा अपना भी यही था, मैं कहती नहीं थी, एक्सप्रेस नहीं करती अपनी चीज़ों को, इनको मैं खुद क्यों नहीं पता लगा लेती थी कि खुद से कोई सोच ले। मैंने कहीं ज़िंदगी में हल्का सा हिंट दिया तो उसको बस पकड़ ले। कोई ज़रूरी नहीं कि हर कोई हमारे उस पर पूरा उतरे। और लड़के एक्चुअली इतने नहीं होते हैं, ऐसे ही है। वो लड़कों को नहीं इतनी सेंस होती। आप लड़के के सामने ये भी कह देते ना कि हाय काश मेरी बर्थडे धूमधाम से कोई सेलिब्रेट करता, उनको ये नहीं समझ आएगी कि काश कोई का मतलब है आप मेरे शौहर प्लीज मेरी बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कर लेना। नहीं लड़कों को समझ आती, कभी कभी बड़ा क्लियरली बताना पड़ता है। इसका एक और भी तरीका है, बहन को बता दो अपने मियाँ की या अपनी सास, अब उसके लिए ताल्लुक अच्छे रखने ज़रूरी हैं इन लॉज में। कहीं पे जो है ना आप अपनी कमेटी डाल दें कि जी आप कह दें, ठीक है ना। बट अल्टीमेटली वही वाली चीज़ है ना फ़खरुन्निसा, हम स्पेशली जब नई नई शादी होती है, एक तो झिझक भी होती है, एट द सेम टाइम आंखों में सितारे, बड़ी एक्सपेक्टेशंस कि भाई ये होगा, ऐसा रोमांटिक ये होगा और फलां चीज़ होगी, फलां चीज़ होगी, कख नहीं होता। ऑल्सो बिकॉज हम भी नहीं शेयर करते। बस वही बात है कि एक्सपेक्टेशंस जो है ना, ये वाकई हमें कभी कभी बहुत दुख, बल्कि कभी नहीं, ये अक्सर ही दुख ही देती हैं। क्योंकि आप हमेशा किसी से, चाहे अपने बच्चों से, हस्बैंड से, किसी से भी तवक्कुआत ज़्यादा जब भी हम कभी लगा लेते हैं ना, वो हमें तकलीफ देते हैं। क्योंकि वो पूरी हर कोई नहीं कर सकता 100% उसको। आपने शायद इस तरह सोचा, दूसरे ने किसी और तरीके से उसको किया हो। मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा सरप्राइजेस दिए हैं, लेकिन मे बी ऑफ के वो अपनी तरफ से 100% कह रहे हो, मेरे मुताबिक वो 100% नहीं है। तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने इसमें ना बहुत साल, मैंने ना इस चक्कर में बहुत अपने ना वो किए हैं। बंदा इतना हर्ट हो जाता है, इतना हर्ट होती हो थी हर जाता है बार कि के ये क्या किया, आपको नहीं पता चला, आपको नहीं एहसास हो। मुझे याद है कि शुरू में जब मैं चाहती तो आई वॉज वेरी, पहली बर्थडे थी और मेरा यही होता है कि चाय या फ्रेंड्स वगैरह आ जाते हैं किसी एक टाइम कन्वीन करने के लिए व्हाटएवर। तो मुझे याद है मैं बड़ी हर्ट हुई कि भाई हर किसी की बर्थडे के लिए मैं इतना एफर्ट करती हूँ, इतनी ज़्यादा ना, ये तैयारियाँ, ये वो व्हाटएवर। तो मेरी बर्थडे पे भी फैसल ने केक तक नहीं ऑर्डर किया।
अच्छा फैसल ने क्यों नहीं किया? फैसल ने मुझे ये जब बाद में उनसे बात हुई बड़े साल बाद, मैंने कहा पहली बर्थडे पर मैं बहुत हर्ट हुई थी कि आपने तो केक भी नहीं ऑर्डर किया। उन्होंने कहा जुगन तुम इतनी पर्टिकुलर हो हर चीज़ के बारे में कि मुझे ये था कि मैंने अगर गलत फ्लेवर का केक ऑर्डर कर दिया या अच्छी शक्ल का ऑर्डर ना किया या वट एवर, मैंने इसीलिए कहा कि जो जी चाहता है जैसे जी चाहता है आप अपना कर लो, आई विल पे फॉर इट। और मुझे बुरी बात क्या लगी कि भाई आपने बस पैसे फेंकने सिचुएशन की तरफ और मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आपने कोई एफर्ट नहीं किया। मैं तो केक तक जाके खुद डिज़ाइन करना, वो करना, डेकोरेशन, खाना पीना, मेन्यू, खड़े होके एक एक चीज़ बनाना, बच्चे इन्वॉल्व करने, तो मैं इतना एफर्ट करती हूँ तो आपने क्यों नहीं किया? उनका पॉइंट ये था कि तुम इतनी पर्टिकुलर हो हर चीज़ के बारे में, मैं तुम्हारी बर्थडे नहीं ख़राब करना चाहता अपनी उसमें चीज़, वो जो कहते हैं ना अपनी लुच तल के। सो बात ये है कि कम्युनिकेशन, बात करना ज़रूरी है। एक दफ़ा आप बता दें उसके बाद अगला नहीं करता, वो एक मुख्तलिफ बात है, लेकिन एटलीस्ट अगले को बता तो दें और फिर उससे उम्मीदें वाबस्ता करें। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किचन में बड़े मज़े मज़े की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। लग रहा है कि मेरी भी कुछ पसंदीदा एक नहीं दो डिशेस बनने वाली हैं। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे और देखते हैं कि शेफ़ फ़खरुन्निसा के किचन में क्या बन रहा है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपको पता है जब किचन में मीठा बन रहा होता है तो पता नहीं चाहे तबीयत जैसी भी हो मैं पहुंच जाती हूँ। मुझे है मसला ज़रा मीठे के बारे में, आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर। और वो ऐसे भी मुझे नज़र आ रहे हैं क्रॉसॉन्स, यानी कि हम ब्रेड एंड बटर पुडिंग बना रहे हैं। जी ऐसी है। आज आपकी पसंद की दोनों चीज़ें हैं, मुझे पता चला था जी। निहारी भी बहुत पसंद है, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे कुछ नॉलेज मैंने भी नहीं, निहारी इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट। मुझे बड़े साल पहले किसी ने पूछा कि कोई ख्वाब, कोई ऐसी ड्रीम आपकी हो, तो मैंने कहा मेरा ख्वाब है कि इतना बड़ा एक तशला हो निहारी का और मैं उसमें स्विमिंग कर रही हूँ। ये मेरा ख्वाब है। मुझे निहारी इतनी पसंद है, मेरा दिल चाहता है कि मैं निहारी के एक वो जो कहते हैं ना तशले के अंदर सो जाऊँ और निहारी को कंबल की तरह ओढ़ लूँ। अब ये चीज़ मुझे जो है ना कंफ्यूज कर रही है, अल्लाह करे बहुत अच्छी आपको लगे। हाँ, मतलब उसका टेम्परेचर कंट्रोल में रखना कि अगर मैं घुस भी गई देजकी के अंदर तो मैं सड़ ना जाऊँ। अच्छा, और उसके अलावा ब्रेड बटर पुडिंग स्पेसिफिकली क्रॉसॉन के साथ। देखिए एक तो होता है ना कि ब्रेड के साथ हम ब्रेड एंड बटर पुडिंग बनाते हैं। अगर आपने क्विक एंड एक्स्ट्रा यमी बनानी है तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसको क्रॉसॉन्स के साथ बना लें। एंड दुनिया की आसान तरीन मीठा है और उन चीज़ों के साथ जो घर पे ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। ब्रेड अगर है तो ग्रेट, अदरवाइज अब तो मार्केट में आप किसी भी ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस से मंगवा लें, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो क्रॉसॉन्स पहले इसकी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। मैं तब तक इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेती हूँ। ये हमारी क्या है? इसमें दूध है और क्रीम को मैंने डाला है, और अब हम इसमें अंडे डालेंगे और वनीला एसेंस। और शुगर भी। बिल्कुल सही। ये हाँ, ये वनीला एसेंस है। फोक के साथ इसको मिक्स हाँ, कर लेते हैं। मैं ये अपना मिक्स करके इसके ऊपर पोर करके इसको लिटरली व्यूअर्स, और ऊपर से थोड़ी सी आपने चीनी स्प्रिंकल कर दी और आपने इसको मतलब वो जो मोटी वाली चीनी होती है तो उसका क्रंची सा। लेकिन मैंने इसको जो है ना पीस लिया ताकि वो इजीली हमारे लिए वो। इसमें पूरी डालनी है? नहीं, थोड़े से रख लीजिएगा, ज़्यादा मीठा ना हो जाए। ज़्यादा मीठा ना हो जाए। चलें आप इसके पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाएं। तो हम जो है ब्रेड पुडिंग के पहले जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए क्रॉसॉन्स लिए हैं 4 से 5 अदद, दूध लिया है 500 मिलीलीटर, चीनी जो है 100 ग्राम है, अंडे 4 अदद, वनीला एसेंस जो है 1 चाय का चम्मच, मक्खन 50 ग्राम, व्हिपिंग क्रीम या सिंपल क्रीम 200 मिली जो है 200 ml है, बादाम और किशमिश जो है वो आप अपनी हस्बे ज़रूरत ले लें, और आइसिंग शुगर ऊपर से डस्टिंग के लिए वो भी हस्बे ज़रूरत। ये हमारी इजी से और चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ बड़ी ही ज़बरदस्त सी ब्रेड एंड पुडिंग के हमने रेसिपी शेयर कर दी है। बिल्कुल। और इसके अंदर आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इसमें सिनेमन भी डाल सकते हैं, दालचीनी भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर थोड़ी नटमेग भी डाल सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है व्हाट यू वांट टू डू। तो मैं इसको ये बेसिक सा है, इसमें अब आप अपनी मर्ज़ी से इसमें जो आप ऐड करना चाहें, सिनेमन या नटमेग, और वाकई उनका बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आ जाता है। कुछ अंडा खाऊंगी मैं। चीनी कम है और इसीलिए हम ये सारी डाल देंगे और हमारी चीनी भी हो गई। अच्छा जी, लिटरली आपने क्रॉसों के ऊपर बटर डाला? हाँ जी, मेल्टेड बटर डाला, और ये हम जो है इसको पोर करके तो हम इसको बेक कर लेंगे 180 डिग्री पे। हम इसको 35 to 40 मिनट्स के लिए इसको बेक करेंगे,
और लास्ट में हम इस पे जो है ये ब्लैक रेजन्स और आलमंड्स के जो फ्लेक्स हमने काटे हुए हैं और इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे और आइसिंग और फिर शुगर इसको डस्ट 2 मिनट करेंगे। के लिए फिर आप इसको बेक कर देंगे। जी। अच्छा, एक बात व्यूअर्स, आपको जब ये आप ये डालेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये ज़्यादा मैंने डाल दिया है। इसको आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि अभी ये ब्रेड इसको सोख करेगी, इसलिए इसका काफ़ी मतलब इतना को कवर्ड होना इम्पॉर्टेंट होता है, इतना को कि वो सोक हो जाए। उसको थोड़ी देर के लिए आपने उसके अंदर छोड़ दिया, उसके फ्यू मिनट्स के बाद आपने इसको ओवन में बेक करने के लिए डाल दिया, तो बड़ा मज़े का टॉप क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, बड़े ही मज़े की उसकी कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगी। डन जी डन। अच्छा, अब आपकी निहारी अब हम की तरफ निहारी की तरफ आ जाते हैं। निहारी के लिए हमने घी लेंगे या ऑयल, जो भी आपकी प्रेफरेंस है, और उसमें हम आज क्योंकि बीफ में बना रहे हैं तो बीफ के जो है मैंने शैंक्स के जो है पीसेस ले लिए और इसको हम उसके साथ फ्राई करेंगे। चले हमने ये वाला अपना प्रोसेस कर लिया ताकि शोर शराबे से बच जाए। तो बीफ निहारी के लिए मैंने बीफ लिया है 750 ग्राम। बीफ की इसमें हड्डियाँ भी यूज़ करी ताकि उसका अच्छा सा फ्लेवर निकले और वो जो उसमें स्पेशली इसको मिक्स कहते हैं वो इसके अंदर जो है इसमें अच्छे से इंक्लूड हो जाए। उसके लिए थोड़ी 250 ग्राम मैंने इसमें हड्डियाँ भी ली हैं। घी जो है हम आधा कप ले रहे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच और निहारी मसाले के इंग्रेडिएंट्स मैं बता देती हूँ और उन सबको ड्राई रोस्ट करके इनको हम पाउडर बना लेंगे। उसके इंग्रेडिएंट्स हैं सब्ज़ इलायची 5 से 6 अदद, लौंग 5 से 6 अदद, साबित काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, बड़ी इलायची 2 अदद, बादियान का फूल 2 अदद, जावित्री का 1 टुकड़ा, सौंठ 2 टुकड़े, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, पिपली या लॉन्ग पेपर जिसको कहते हैं 3 से 4 अदद, तेज़पत्ता 2 अदद, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, दालचीनी 2 टुकड़े, अजवाइन आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच और आटा और बेसन लेकर 3-3 खाने के चम्मच इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे और पानी 2 लीटर तकरीबन अंदाजे के साथ 2 लीटर है इसमें पानी चला जाएगा। या अगर आपने पहले से अगर उसको थोड़ा सा बॉईल किया हुआ है तो यखनी उसकी तैयार करके तो वो इसमें 2 लीटर चली जाएगी। बिल्कुल सही। अब ये हमने इसमें जो वो मीट डाला है इसको हम थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे और उसमें फिर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसके साथ करेंगे ताकि इसकी स्मेल भी चली जाए और इसमें फ्लेवर भी अच्छे से आ जाए। और जो मैंने निहारी मसाले का सारा आपको बताया है उसको हमने जो है ड्राई रोस्ट करके उसको पीस कर रख लिया है और ये पाउडर हम डालेंगे और इसको थोड़ी देर भून कर तो इसमें हम यखनी डाल देंगे और इसको फिर लो फ्लेम पे इसको अच्छे काफ़ी देर के लिए इसको कुक होने देंगे ताकि इसका अच्छे से जो है ना वो फ्लेवर जो है डेवलप हो सके। और बात ये है कि देखिए निहारी का एक्चुअली मैक्सिमम फ्लेवर जो है वो यखनी से ही आता है, जो आप उसके अंदर हड्डियों की, और उसके अलावा नली से आता है। अब देखिए इसके अंदर भी आपको नली नज़र आ रही है। मैं कोशिश करती हूँ तो मैंने छोटे पीसेस में इसलिए करवाया ताकि टाइम जो है हमारा उसमें इजीली कुक हो सके और अच्छे से हो जाए। अगर हम ये दिखा सकते हैं तो आप ये देखें कि इसके अंदर जो है वो नली है, ये देखें यहाँ पे भी। सो अच्छे से आपने इसको वो कर दिया। अच्छा, अब इसको हमने कितनी देर फ्राई करना है? बस 2 मिनट इसको फ्राई करके तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं, साथ साथ वो भी साथ साथ हो जाएगा। और लवाजमात एज यू नो, अच्छा एक बात मैंने नोट की कि निहारी की लवाजमात सिमिलर हैं टू हलीम, लेकिन निहारी में सिर्फ जो है वो फ्राइड प्याज यूजुअली नहीं डलता। अब तो खैर वो भी डालना शुरू हो गया है लोग के देसी। कुछ लोग पसंद करते हैं, मतलब फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं उन्होंने मुझे कहा कि जी फ्राइड प्याज नहीं है, तो मतलब वहाँ से मुझे लगा कि शायद ये भी अभी अच्छा, अब जैसे कि पाए के साथ लोग अक्सर नींबू शीमू नहीं खाते, लेकिन मेरी फैमिली में नींबू के साथ ही मामा जो है वो नींबू के बगैर खाती नहीं है पाए। तो अब हर बंदे का अपना तरीका होता है चीज़ों को खाने का और उसको एंजॉय करने का। एक चीज़ जिससे मुझे चिढ़ है, जो मैं ना एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ ना ही जो मुझे वो लगती है, और वो ये है कि चिकन निहारी कुछ नहीं होती भी। आज मैं अपनी सालगिरह पे आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चिकन निहारी बनानी, उसको चिकन का कोरमा बुला लें, उसको मुर्गी का सालन बुला लें, उसको निहारी ना बुलाएं। ये कह दें कि चिकन का सालन बनाया है निहारी मसाले के साथ, लेकिन उसको निहारी ना बुलाएं। चिकन की निहारी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। ये वो वाली बात है कि आप मछली की निहारी बना लें, हो नहीं सकता ना यार। अच्छा, तो ये हम साथ साथ फ्राई भी कर रहे हैं थोड़ी सी। हम इसमें डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। मैं ये नली जो है ना थोड़ा सा इसको भी कुक करना चाह रही हूँ। हाँ जी, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अच्छा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप्स क्या है?
इसके नेक्स्ट स्टेप में कुछ भी नहीं है, इसको अच्छे से फ्राई करके जो निहारी मसाला हमने तैयार किया इसके साथ हम इसको अच्छे से भूनते रहेंगे और बाद में इसमें हम अपनी जो यखनी प्रिपेयर्ड है वो डालकर इसको कुक करेंगे लो फ्लेम पे। और लास्ट में हम जो ये बेसन और ड्राई जो फ्लावर मैंने उसको किया था रोस्ट, उसमें पानी डाल के उसकी स्लरी सी बनाकर उसको ऐड करके तो हम इसको जो है ना थिक भी करेगा वो और उसमें उसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा इन्हेंस कर देगा और हमारी निहारी बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल सही। और मीट इसमें यही डलेगा? जी मीट इसमें उसके अलावा कोई मटन भी डाल सकता है लेकिन हम नहीं, मतलब ये टोटल गोश्त है जो इसके अंदर हाँ जाएगा। जी जी ठीक है, समझ आ हम गई। 1 किलो में ले रहे हैं ना तो उसको 750 ग्राम हमने मीट को ले लिया और 250 ग्राम हमने इसमें बोन्स को ऐड हड्डियाँ, कर क्योंकि दिया। वो हड्डी क्योंकि आपको पता है मछली के साथ वैसे भी ज़्यादा गोश्त है ही नहीं है, मतलब जो बीफ की जो मछली तो या शैंक्स इसको जो भी हम कहते कहते हैं। असल में सही गोश्त है कौन सा बनाने के लिए? निहारी बनाने के लिए तो यही गोश्त है। अगर आप मटन में लें तब भी मटन शैंक्स का ही क्योंकि वो बनता फर्क है ना अच्छा। कि रेशे वाली हाँ बोटी जी। भी होती है और रेशे के बगैर आप वाली। वैसे अब कई लोग मैंने देखा है वो बोनलेस में भी बनाते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि विदाउट बोन्स नहीं निहारी का मजा नहीं, आता। उसका मज़ा ही नहीं आता क्योंकि उसकी यखनी बनती है। और पता है लोग क्या करते हैं, उसमें फिर वो चिकन क्यूब डाल देते हैं तो वो बिल्कुल ही मिक्स फ्लेवर हो जाते हैं कि चिकन नहीं कि वो यखनी नहीं होती ना। अच्छा, तो अच्छा। पानी डाल दिया, गोश्त को डाल दिया और साथ में आपने उसके अंदर वो डाल दी डेडली कॉम्बिनेशन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। नहीं, चिकन क्यूब डाल देते हैं ना ताकि वो यखनी का फ्लेवर आ जाए, तो वो टेस्ट इतना गुचमुच हो जाता है कि समझ ही नहीं आती। अब ये देखें ना, मीट तो बहुत टेंडर है ऑलरेडी हमारा, तो ये कितनी देर में बन जाएगी निहारी? बहुत जल्दी बना लेंगे हम इंशाल्लाह। अब इसमें हम अपना जो है ना निहारी मसाला थोड़ा सा मैं हाथ रोक के डालूंगी कि ज़्यादा ना हो जाए। क्योंकि बात ये कि नमक आप बाद में भी मैनेज कर सकते हैं, मसाला बहुत ज़्यादा। जैसे हम मसाला डालें तो थोड़ी सी इसमें यखनी ऐड करेंगे ताकि मसाला जले नहीं। तब आप देख रहे हैं इसमें जो फैट आया हुआ ये इसी का ही फैट है। इसी की चर्बी है, हाँ। तो एक्स्ट्रा आपको उस तरह से इतना डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि बात ये कि कुछ लोगों के घर में निहारी इतने मज़े की बनती है पकड़ने से, और कुछ लोगों के घर में निहारी आप ट्राई करते हो तो कहते हो ये इसमें और किसी सालन में कोई फ़र्क ही नहीं है। तो पता नहीं, आई थिंक हाथ के टेस्ट से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है, आई थिंक पर्सनली। नहीं ऐसा ये है, एक ही रेसिपी 3 लोग बना रहे हो, तीनों का टेस्ट डिफरेंट आएगा। एग्जैक्टली, सेम इंग्रेडिएंट सेम एवरीथिंग। अच्छा, अब इसको भूनने के बाद देन बस अब ये इसको भुनाई अच्छे से हो गई है तो अब हम इसमें यखनी डाल देते हैं अपनी। ठीक है, और इसको हम जो है ना फ्लेम को लो करके तो इसको हम कुक कर लेते हैं। एक उसको उबाला आ जाए उसके बाद हम फ्लेम को लो करके थोड़ी सी यखनी में इसमें से रख लें क्योंकि इसमें ही मैं ना वो अपना जो बेसन और आटा है उसको स्लरी बनाकर इसी को मैं इसको यूज़ करते थोड़ी हुए सी और डाल लो यखनी में, डाल दो। हाँ, बात ये कि व्यूअर्स, हाँ अब इसके अंदर हम स्लरी बना लेंगे। एंड गुड, मतलब अगर आपके पास ना भी बचे तो आप पानी में बना सकते हैं, लेकिन पानी में मैं बना इसी को सकते हैं, यूज़ बट कर हम सकती चाह हूँ। रहे हैं कि हाँ, वो टोटल इन इसी इट के सेल्फ। साथ, हाँ जी। अब देखें ना, इस किस्म की आपकी ऑलरेडी उसकी निहारी की शक्ल निकल आई है। अब उसको सिर्फ आपने कुक होने देना है टू अ सर्टन पॉइंट। और वैसे आपके ख्याल से निहारी को कितनी देर कुक होना चाहिए? जैसे बीफ की है तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे। मैं पर्सनली जब कुक करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है मट्टी की हांडी में और स्लो फ्लेम पे ये कुक हो। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल इतना सही। टाइम इसको लाजमी देना चाहिए, ऊपर जा सकता है टाइम, कम नहीं होना चाहिए। सो अब हम इसको एक उबाला देंगे, जैसे ही वो पूरा हीट अप हो जाएगा तो हम उसको लो फ्लेम पे कुक होने देंगे और ये तब तक पकेगा जब तक हमने इसको सर्व नहीं करना। इसी तरह हमने यहाँ पे थोड़ी देर इसको सोक होने दिया। अब हम इसके अंदर अपनी ब्रेड एंड बटर पुडिंग को भी डाल दिया। जितनी देर में वो तैयार हो रहा है उसने कुक हो जाना है। ब्रेड एंड बटर पुडिंग की सिर्फ एक बात है व्यूअर्स, क्योंकि उसमें कच्चे अंडे वगैरह चीज़ें होती हैं, तो अबाउट हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स के लिए अगर वो बेक हो जाता है लो फ्लेम के ऊपर तो वो अंदर से भी अच्छी तरह कुक हो जाता है, कस्टर्डी सा हो जाता है। और ऊपर से हल्का सा आप उसके ऊपर जब गोल्डन बिल्कुल एंड में आपने ये डाल दिए, थोड़ी सी शुगर ऊपर डाल के आपने उसको ग्रिल कर दिया। हाँ जी, ऐसे ही है। मज़े से क्रिस्पी हमारा जो है ना बिल्कुल रेडी है। ऑसम। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ ब्रेक के बाद एक ऐसी पर्सनालिटी हैं तो बड़ी प्यारी और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, लेकिन आज हमने उनसे बात ज़रा बुरी सी करनी है और ज़रा औखी सी करनी है। औखी इस लिहाज से कि आजकल हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ है सुपर फ्लू के नाम से एक चीज़।
जैसे कि हम अभी ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे डॉक्टर साहिबा और मैं कि सुपर फ्लू या फ्लू भी कोई मेडिकल टर्म नहीं है, एक्चुअल टर्म होती है इन्फ्लुएंज़ा। और अब इन्फ्लुएंज़ा की एक और ही कोई अजीबोगरीब मखलूक किस्म की कॉम टाइप चीज़ निकल आई है, तो उसकी वजह से लोग तंग भी हो रहे हैं। वायरल है लेकिन साथ में एंटीबायोटिक्स भी मिल रही हैं लेने के लिए, तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। तो क्लैरिटी देने के लिए आज हमने रिक्वेस्ट की, हमारे साथ एक ENT स्पेशलिस्ट, हेड एंड नेक सर्जन डॉक्टर सैरिश फयाज भट्टी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। मोस्ट और वेलकम। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक आपने चुना है जिसको डिस्कस करने के लिए। असल में हमारी कोशिश होती है कि जो चीज़ें ट्रेंडिंग में या बहुत जी। ज़्यादा बात चल रही हो, और सुपर फ्लू और वैसे भी हेल्थ एंड एजुकेशन पे तो हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ऑन मॉर्निंग एट होम, बिल्कुल क्योंकि हमारा पॉइंट यही है कि डॉक्टर साहिबा जिस मुल्क की सेहत ठीक हो जाए, सेहत का निज़ाम ठीक हो जाए और तालीम का निज़ाम ठीक हो जाए, 90% मसाइल वैसे ही मुक बिल्कुल, जाते वो हैं। मुल्क खुद से ही कामयाब है। जी बिल्कुल। दूसरी बात, अब सुपर फ्लू की तो हर बंदा बात कर रहा है, जी जी लेकिन जब 3 महीने पहले मिन्नत तरले पे मैं उतरी हुई थी अगस्त में कि प्लीज़ जो साहिब हैसियत है, जो अफोर्ड करता है, वो जाके इन्फ्लुएंज़ा का फ्लू शॉट हिफाजती टीका लगवा ले, नहीं लगवाया। मैंने जी। सबको कहा कि जी 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, इवन 55 प्लस जो हैं, निमोनिया का हिफाजती टीका ज़रूर लगा ले, 5 साल की आपको प्रोटेक्शन दे देता है। बिल्कुल। लेकिन लोगों ने बात नहीं सुनी। अब वही लोग तड़प रहे हैं और उनको सुपर फ्लू भी हो रहा है और हालतें भी ख़राब हो रही हैं, हॉस्पिटलाइज भी हो रहे हैं, निमोनिया भी हुए हैं। तो आपके सामने अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा जब हम कोई इस तरह की पेंडेमिक आता है तो उसके बाद हमें अवेयरनेस आती है ना। सो तो ये हमारा एक ये हमारे ऑन पे है जी। नहीं, हम- ये बाय द वे पूरी दुनिया में है। जी। आप कोविड में भी देखें, लोगों को पता चल रहा था, लोगों ने नहीं इम्यूनाइज अपने आप को जी, करवाया, true। बड़े लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम नहीं करेंगे, बाद में फिर कराना ही पड़ गया ना। इवन देन लोग उस वक्त भी डिनाइल फेस में थे। बहुत सी डेथ होने के बावजूद भी हमारी कुछ कम्युनिटी ऐसी थी जो डिनाइल थी कि ये वायरस है ही नहीं, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है बेसिकली। हाँ, ये बेसिकली जुकाम है जुकाम है और फिर बिल्कुल। उसी की वजह से फिर बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो True। सुपर फ्लू की तरफ आने से पहले मुझे एक बात बताएं कि क्या हर जुकाम या शूशू जो है वो फ्लू ही होता है, इन्फ्लुएंजा ही होता है? पहले तो ये क्लियर करें। अच्छा, इस पे दो बेसिकली टर्म्स होती हैं, एक होता है कॉमन कोल्ड और सेकंड है जी फ्लू। ठीक है, जो कॉमन कोल्ड है वो इज़ बेसिकली कॉज्ड बाय राइनो वायरस और उसमें बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जो यूजुअली अक्टूबर से लेके फेब तक के पेशेंट्स जो हैं हमारे पास यूजुअली अपीयर होते हैं। उसमें माइल्ड सा रनिंग नोज, सोर थ्रॉट, कंजेशन होना, लेकिन उसमें जो फीवर है वो वेरी अनकॉमन है। ठीक, अच्छा, उसमें बुखार नहीं नॉर्मली उसमें बुखार इतना नहीं होता, बहुत कम प्रेजेंटेशन होती है। अगर वो किसी ने बहुत बेहतियाती कर दी है तो उसमें फिर पेशेंट फीवर के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन यूजुअली उसमें फीवर इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन जो फ्लू है दैट इज़ एक्चुअली कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। उसके आगे टाइप्स होती हैं A, B, C, D। डी यूजुअली एनिमल्स को जो है वो कॉज करता है इन्फेक्शन, और बाकी जो दो स्ट्रेन्स हैं वो ह्यूमन को करती हैं, जिसमें से ए और बी जो है ना वो ज़्यादातर इन्फ्लुएंजा कॉज करते हैं। अच्छा, अब इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन क्यों लगानी शुरू की लोगों ने? फिर मैं सुपर की तरफ आऊंगी। जी जी क्योंकि लोग यही कहते हैं ना कि भाई जिस तरह नॉर्मल खांसी जुकाम में नहीं हम लोग कोई फांसी टीके के लगाते, तो हम फ्लू के लिए क्यों लगाएं? अच्छा, इस तरह से होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा ये जो है वैक्सीनेशन लगवाए, लेकिन वो जैसे बहुत बच्चे आपको पता है बच्चों में तो वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स किया जाता है। ठीक है, लेकिन वो लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं, जैसे ओल्ड एज हैं, उनमें तो मस्ट है जी ये वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, क्योंकि जब उनको ये इन्फेक्शन कॉज होता है तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कॉज कर जाता है। इसलिए उस एज ग्रुप के साथ और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ को मॉर्बिडिटी जिनको है उन पेशेंट को ज़रूर लगवानी चाहिए। एंड उसके साथ साथ जिनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है। अब जैसे कि मैं पिछले 5 सालों से लगा रही हूँ हर साल व्यूअर्स, क्योंकि देखिए इसी प्रोग्राम पे इतने लोगों से मुलाकात होती है। अब लाइव प्रोग्राम है, कोई बंदा आ जाता है, उनको इन्फ्लुएंजा हुआ है, अब हम उनको प्रोग्राम से तो नहीं मोड़ सकते ना कि आप जाएं। जी जी, और देखिए आप बेसिकली सोर्स बनेंगे ना, अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आप बहुत सी कम्युनिटी, बहुत से लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप ये देखें कि डॉक्टर साहिबा, इवन दो फ्लू शॉट लगा भी, बट मेरा इतना एक्सपोजर था कि मैं पिछले 5 हफ्ते बीमार भी रही हूँ और फिर मुझे निमोनिया भी हो गया। उसके बाद मुझे ऑक्सीडेल और ड्रिप्स वगैरह लगी और वो सारा कुछ हुआ, और अब कहीं जाके मतलब कल की बनिस्बत आज फिर भी कुछ तबीयत बेहतर है, वरना 10 दिन तो मेरे अजियत में गुजरे हैं। और व्यूअर्स, ये फ्लू शॉट के बाद था,
ना लगता तो पता नहीं क्या होता, शायद मैं आईसीयू में पहुंच जाती। जी, वैक्सीनेशन का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, शिद्दत कम हो जाती शिद्दत कम होती है, और दूसरा ये है कि आप थोड़ी प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। पहले आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ जो होती है, जो हिफाजती सेल्स होते हैं, वो बनना शुरू हो जाते हैं, तो उससे आपको थोड़ी सी पावर मिलती है, आपको इतनी कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होती। डॉक्टर साहब, ये सुपर फ्लू क्या है? अच्छा, अगेन ये मेडिकल टर्म नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया में एक्चुअली बात हो रही है सुपर फ्लू की, ये है क्या? अच्छा, सुपर फ्लू सबसे पहले आपने बता दिया कि ये मेडिकल टर्म नहीं है। सुपर फ्लू भी इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वही कॉज कर रहा है, जिसने सिर्फ अपना मेकअप चेंज कर ये दिया है। इन्फ्लुएंजा का सबसे बदतमीज बच्चा है। हाँ, मैं इसको नॉटी बेसिकली वायरस इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये वो वायरस है जो हर कुछ अरसे के बाद अपना मेकअप चेंज करता है, अपनी म्यूटेशंस करता है, और उसके खिलाफ हमारी बॉडी के अंदर सेल्स नहीं बने होते और हमारी बॉडी कुछ टाइम लगाती है सेल्स बनाने में, और जितने टाइम में वो हिफाजती सेल्स जिसको एंटीबॉडीज़ कहते हैं, वो जब तक वो बनती हैं तब तक ये काफ़ी लोगों में स्प्रेड कर जाता है और एक वो हाइप क्रिएट हो जाती है। इस वजह से लोगों ने फ्लू को, ये थोड़ा सा सेवेरिटी के साथ इस दफ़ा आया है, तो लोगों ने इसको फ्लू की जगह सुपर फ्लू का नाम दे दिया है। क्योंकि जान बहुत से लोगों को निमोनिया हो रहा है। जी, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग इसको बहुत ही लाइट ले रहे हैं ना, ठीक है, बॉडी में आपकी उतनी इम्यूनिटी अभी डेवलप नहीं हुई। लेकिन लोग जान, उसको खांसी जुकाम जी, तो जिंदगी में एक नॉर्मल चीज है। जी, कभी कोई ऐसी सर्दी आई है जहाँ पे एटलीस्ट अगर आपके घर में बच्चे हों जी, तो जी। सारे नहीं तो कम से कम एक बच्चा एटलीस्ट बीमार होता ही होता है इस सीजन के अंदर। तो हमारे लिए तो एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। इस वजह से आई थिंक लोग प्रिज्यूम करते हैं कि इट्स नॉट अ बिग डील। अब कहाँ वो बिगड़ जाता है और कब बिगड़ जाता है यही तो पता नहीं चलता। हाँ जी, ये बस ये कुछ इसके सर्टेन पॉइंट्स हैं जिस पे आपने थोड़ा सा अवेयर होना है। वो ये है कि आपको जब आप फील करते हो, यूजुअली फ्लू जो है विद इन 2-3 डेज़ के अंदर उसमें फ़ीवर जो है वो सेटल डाउन हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें आपका फ़ीवर जो है थोड़ा सा प्रोलॉन्ग चलता है। नंबर 1 जी, रुक जाते हैं। अब आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, 2-3 दिन जो आप कह रही हैं कि बुखार से लिए, उन दिनों में आपको क्या करना चाहिए? घर पे अपने आप को किस तरह से मैनेज करना चाहिए? अच्छा, घर में इसमें सबसे बेस्ट है कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट पे चले जाएं, ठीक है, अपनी डाइट इम्प्रूव करें, वो डाइट इस्तेमाल करें जो आपको एनर्जी बेसिकली दे और हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, और कोल्ड बेवरेजेस और जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनसे अवॉइड करें, और घर में बेसिकली आप आइसोलेट होके, अगर हो सकते हैं आइसोलेट होके, ताकि आप बाकियों को स्प्रेड ना करें, तो आप आइसोलेशन में चले जाएं, और मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, और हाथों को धोना, हाथ वॉश करना, हैंड वॉश। देखिए, ये हैंड और हाइजीन इज़ देखिए वेरी एक दूसरे इंपॉर्टेंट। के टॉवल्स और चीज़ें मत यूज़ किया करें। होता ही है कि देखिए सारा कुछ हर चीज़ में एहतियात करेंगे, लेकिन बाथरूम में जाएंगे तो वही टॉवल यूज़ करेंगे जो सब यूज़ करते हैं। हर बंदे का अपना अलहदा टॉवल होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जर्म्स जो है ना इन चीज़ों से स्प्रेड होते हैं। अच्छा, कोविड ने एक बड़ा अच्छा एक प्रैक्टिस छोड़ दी थी कि लोगों को स्नीजिंग करने के, कफ करने के तरीके आ गए थे कि अगर आपको कफ आ रही है तो आपने एल्बो के अंदर आपने कफ करना है, स्नीज भी आपने करना है। तो कोविड में कुछ प्रैक्टिस ये डेवलप हो चुकी है, लेकिन मज़ीद अब इसको थोड़ा सा हम रिकॉल कर देते हैं अपने ऑडियंस को कि आपको अगर स्नीजिंग होती है तो आपने उसी तरह से वो कोविड वाला ही पैटर्न बिल्कुल साइड ऐसे पे करके आप फेस खींच को, मारें, खांसी आ रही है मुंह को ऐसे कवर करें। जी, और खांसी है, आपको स्नीजिंग हो रही है तो आप उस तरह से कवर करें, या टिश्यू पेपर से, या आप हैंडकरचीफ अब से ये आप देखें अपने ना, आप को, नोज बात को, बड़ी माउथ को कवर करें। देखिए ड्रॉपलेट तबीयत से की लोग कहते हैं ना स्प्रेड कि होता उस वक्त मौके पे टिश्यू नहीं मिलता तो भाई आप हाथ में रखें। मेरी जब तबीयत ऑफ होती है आई ऑलवेज कीप अ टिश्यू इन माय हैंड के छींक मारे नाक निकल आती है, 100 और चीज़ें हो जाती हैं। उस वक्त जब तबीयत ख़राब होती है मौके पे कहाँ आपको चीज़ें, सो कीप अ टिश्यू पेपर इन योर हैंड। बच्चों की पॉकेट के अंदर इस तरह तय करके रखें। अगर आपको इससे ज़्यादा वो हो जाती है ड्राइनेस वगैरह तो आप एक टॉवल भी रख सकते हैं, बिल्कुल, जिसको आप बार बार थोड़ा सा वार्म करके उसको गीला करके उससे अपनी नोज़ को वाइप कर लें या यूज़ कर लें, बट दूसरों को इन्फेक्ट ना करें। देखिए, अब कुछ भी नहीं ना, सिंपल प्रैक्टिस, अगर कुछ भी नहीं आपके पास है, लाइक आपके पास टिश्यू पेपर भी नहीं है, तो आपकी ये एल्बो है, आप एल्बो पे आप ना स्नीज आउट करें और उसके बाद जाके उस एरिया को वॉश करें, हैंड्स को वॉश करें, ठीक है। ये प्रैक्टिस हमें अपने बड़ों को भी सिखानी चाहिए और बच्चों को भी ये अभी से डे 1 से प्रैक्टिस करवानी चाहिए। और ये आज की बात नहीं है, ये वायरस, ये नॉटी वायरस जो है, ये अपने स्ट्रेन्स बदलता रहेगा और ये बदलता और रहेगा, यही सिम्टम्स थोड़े आहिस्ता आहिस्ता वर्स होते जाएंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ सिम्टम्स के अंदर टाइम ड्यूरेशन का और सेवेरिटी का डिफरेंस आ जाता है, और कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ये तो आपने बता दिया कि अगर घर पे मामला चल रहा है तो आपने एहतियात करनी है, वार्म बेवरेजेस लेने हैं, दूसरों को इन्फेक्ट करने से बचाना है, और 2 या 3 दिन तो आप
घर पे अपना इलाज कर सकते हैं जी। जिसमें बेड रेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन अगर मामला बिगड़ जाता है और किस स्टेज पे आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और फिर उसके बाद आपका क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, ये डॉक्टर साहिबा हमारे साथ शेयर करेंगी। जी। ऑल्सो जो एक सवाल बार बार उठ रहा है कि भाई एंटीवायरल भी दे रहे होते हैं, साथ में एंटीबायोटिक भी दे रहे होते हैं, तो डॉक्टर इतनी दवाइयाँ क्यों दे रहे होते हैं, इस पर भी हम क्लैरिटी लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ हैं दी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट डॉक्टर सैरिश फयाज भट्टी। आप ENT स्पेशलिस्ट हैं और हेड एंड नेक सर्जन हैं। डॉक्टर साहिबा, एक बात तो जल्दी से मैं व्यूअर्स के आपके तवज्जुह से क्लियर कर दूं कि व्यूअर्स कभी भी तबीयत अगर बिगड़ जाए या ज़्यादा ख़राब हो जाए तो डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। लेकिन मैं तो ये कहूँगी एज अ मदर एंड देन खुद एज अ वर्किंग लेडी एंड अदरवाइज एज वेल एज अ ह्यूमन बीइंग कि अगर आपकी तबीयत ज़रा सी भी ख़राब हो रही है और आपको लग रहा है कि ये तबीयत सेटल नहीं हो रही, चलो एक दिन तो किसी हर बंदे की तबीयत कभी कभी ऑफ हो जाती है, लेकिन अगर नेक्स्ट डे तबीयत बिगड़ने की तरफ जा रही है, बेहतर नहीं हो रही है, आपको लग रहा है आपकी जिस्म टूट रहा है ये वो, तो डॉक्टर से पहले ही रुजू कर ले। ये जो बिल्कुल हम वेट करते हैं डॉक्टर साहिबा, बिल्कुल मौके पे कि बिल्कुल ही बंदा मरने वाला हो, 103 पे बुखार है, समझ नहीं आ रही, उल्टियाँ आ रही हैं, उस स्टेज पे वैसे ही आपको पता है कि मामला उस वक्त तो आप इमरजेंसी केयर कर रहे होते हैं। और बिलीव भी उस वक्त डॉक्टर के ऊपर प्रेशर होता है कि आप इतना ज़्यादा डिले करके लेके आए हैं और आपको डॉक्टर से एक दिन में सेटल करवाना है। तो मुझे ये बताइए कि किस स्टेज पे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक लोगों की मिसकंसेप्शन होती है कि यार खांसी जुकाम है, ठुस ठुस बच्चों को हल्की सी हो रही है, कुछ ना करो। ठीक है, अच्छा मैं जनरली बता देती हूँ कि क्या क्या फ्लू के सिम्टम्स होते हैं जिसको आप घर में ही कवर कर सकते हैं और बेड रेस्ट वगैरह में करते हैं, और फिर किस टाइम पे यू हैव टू अप्रोच योर हॉस्पिटल फौरन और डॉक्टर्स। ठीक है, अच्छा जैसे स्लाइट कंजेशन, सोर थ्रोट, और आपका अगर लो ग्रेड फीवर आ रहा है 1-2 दिन में और ऑफ एंड ऑन वो हो रहा है 98, 99, 100 तक जा रहा है, और रनिंग नोज़ है, तो ये ट्रीटमेंट आप घर पे ही अपने घर में आप कवर कर सकते हो प्रिकॉशंस करके। ठीक है, और कब आपने अब करना है हॉस्पिटल अप्रोच करना है, अच्छा वो है अगर आपका 3 दिन से ज़्यादा फीवर हो और हाई ग्रेड फीवर हो, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस में दिक्कत आना शुरू हो जाए, आपकी खांसी जो है वो ड्राई से प्रोडक्टिव मीन बलगम आना शुरू हो जाए या फिर ब्लड आना शुरू हो जाए बलगम के साथ, ये वो साइंस हैं बेसिकली जो आपको पेशेंट को अप्रोच करना चाहिए डॉक्टर की तरफ। ठीक है, अच्छा और एक और चीज़ डॉक्टर साहब, अब गंदी सी बात करने लगी हूँ, लेकिन आई एम सॉरी, ये एज अ मदर मैं ये जानना चाहती हूँ, बात ही वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। एक होता है कि आपको बलगम आ रही है क्लियर कलर की, ठीक है, एक बलगम होती है जो सफ़ेद से कलर की होती है, एक पीली होती है और एक हरे रंग की होती है। जी जी, कौन सी वाली क्या? अच्छा एक तो होती है बहुत थिक, क्योंकि समझ नहीं आती ना, अब बच्चा खांस रहा है, बलगम आ रही है, वो थूक भी रहा है, तो सफ़ेद सफ़ेद सा क्लियर सा आ रहा है, तो अक्सर घर वाले कहते हैं कुछ नहीं है ठीक हो जाएगा, तो क्या कहेंगी? अच्छा एक होता है म्यूकस जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल वाइट फ्रॉदी सा म्यूकस होता है, वो आपको वो शुरू के ही दिनों में 2-3 दिन में आप जब बहुत ज़्यादा खांसना शुरू कर देते हैं तो हमारी लंग्स के अंदर सिक्रीशन होती है, वो बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, वो तो बेसिकली टाइम नहीं होता ना, उस टाइम पे आप घर पे ही कवर कर सकते हैं, लेकिन आपका जब थिक होना शुरू हो जाए, येलो, ग्रीन, रेड, इस तरह के अगर आपके कलर एबनॉर्मल कलर आना शुरू हो जाएं आपके बलगम के अंदर, तो फिर आपने डॉक्टर को अप्रोच करना होता है। अच्छा, ठीक है, दैट मीन्स योर लंग्स बेसिकली इन्वॉल्व्ड इन दैट, फेफड़े भी उसमें वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। जी, क्योंकि निमोनिया में बहुत से लोग आजकल कह रहे हैं कि जी मुझे फ्लू हुआ था लेकिन वो निमोनिया में कब तब्दील होगा। हम पहले ये तो सुनते थे कि भाई 65-70 की एज से जो बड़े लोग होते हैं उनको जुकाम से बचाना है, फ्लू से बचाना है, क्योंकि वो निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यंग लोगों में कम ही सुना था हमने। उसकी रीज़न ये है कि अब यंग लोगों की डाइट वो नहीं है जो हमारे पुराने, जो हमारे पेरेंट्स थी उनकी डाइट थी, सो उस वक्त इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी। अब यंग लोगों में इम्यूनिटी कम हो गया। पहले सुनते थे कि जी 70, 40, 50, 70s की एज में जाके हार्ट अटैक हुआ करता था, अब वो अब अर्ली एज में बहुत ज़्यादा कॉमन होना शुरू हो गया है। तो ये चूँकि हमारी डाइट का बहुत रोल है, हमारा लाइफस्टाइल का सेडेंट्री लाइफस्टाइल हमने अपना लिया है, उसकी वजह से ये चीज़ें यंग एज में आना शुरू हो गई हैं। सो
मुझे ये बताइए कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक और बड़ा इशू आया है कि बहुत से डॉक्टर्स ने ये भी कंप्लेन किया कि भाई हम जो नुस्खे लिख के देते थे लोग फॉलो ही नहीं कर रहे थे। जी ऐसा ही है। क्योंकि बहुत से लोगों को जब लिख के दी दवाइयाँ तो एंटीवायरल भी लिखी, साथ में एंटीबायोटिक भी लिखी, तो क्योंकि फ्लू हर बंदे को ने ये तो सुन लिया कि ये वायरल है, तो उन्होंने एंटीबायोटिक्स बड़े लोगों ने नहीं ली। तो एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हैं? एंटीबायोटिक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए है, फ्लू वायरल है, तो उसके लिए वायरल दवाइयाँ नहीं होंगी। अच्छा, अब एंटीवायरल बिल्कुल मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा डॉक्टर पे ट्रस्ट कर, अब जब भी किसी डॉक्टर के पास जाए ना, ये बट अगर आप ये I guess- टेक्निकल चीज हमें समझा हाँ, देंगे ना तो समझाने शायद हमारे लगे हो। व्यूअर्स लड़ना छोड़ देंगे। हाँ। बिल्कुल मैं समझाने लगी हूँ। देखिए, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो आपको एक तो डॉक्टर पे ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है, वो एटलीस्ट आपसे थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी है उसकी और उसको नॉलेज है, तो एक तो ट्रस्ट करके जाएं डॉक्टर के ऊपर, ठीक है। फिर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को वेट करें कि वो रिस्पॉन्स करे आपकी उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जी वायरल डिजीज़ है तो हम एंटीबायोटिक ही डॉक्टर्स क्यों देते हैं? जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, उसके ऊपर मुदाफ़ियत बिल्कुल डाउन हो जाती है, उसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो है ना वो होना शुरू हो जाते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वायरल इन्फेक्शन जिसने शुरू किया था और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसने उसको आगे प्रोलॉन्ग कर दिया है। तो जो सिम्पटम प्रोलॉन्ग करते हैं वो बेसिकली वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से करते हैं, और हम जो एंटीबायोटिक देते हैं वो उस बैक्टीरिया को कवर करने के लिए दी जाती है कि भाई के वायरस की वजह से वैसे ही सिस्टम आपका कमज़ोर है, ऊपर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गई तो केस बिगड़ जाएगा, और वही फिर अस्पतालों में जो आईसीयूज भरे हुए हैं आजकल। जी जी, और मैं यहाँ एक बता देती हूँ कि आपको कि वो पेशेंट्स हैं जो बेसिकली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कम क़ुव्वत मुदाफ़त के पेशेंट्स होते हैं, जिसमें या तो बच्चे आते हैं, ठीक है, और या फिर ओल्ड एज पेशेंट्स हमारे पास ज़्यादा हैं जिनको हमें एंटीबायोटिक कवरेज देनी पड़ जाती है, ठीक है। सो बिल्कुल उस प्रिस्क्रिप्शन को डॉक्टर बिल्कुल सही दे रहे हैं। ये मैं डॉक्टर्स के उन पे भी कहूँगी कि आप बिल्कुल ही ब्लाइंड वे में हर पेशेंट को एंटीबायोटिक ना दें। अब एंटीबायोटिक की भी क्या हो गया कि अब पेशेंट के रिस्पांस नहीं दे रहे होते एंटीबायोटिक को भी ना। एक और अब बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेना में भी लोग दे रहे हैं। पहले तो देखें, एक तो है ना कि चलो जी आप गए तो आपको एंटीवायरल दे दिया, फिर अगला एक्सट्रीम केस है कि एंटीवायरल भी दिया और एंटीबायोटिक भी आपको दे दिया। तीसरा केस ये है कि ड्रिप्स के थ्रू आपको वो दी जा रही हैं दवाइयाँ। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि आप देखिए जब हम ओरल फॉर्म में एंटीबायोटिक लेते हैं ना तो वो हमारी बॉडी के अंदर से कुछ पार्ट रह जाता है, कुछ पार्ट आपकी बॉडी से एलिमिनेट मतलब निकल जाता है, ठीक है। तो जो हम आईवी की सूरत में एंटीबायोटिक देते हैं वो टोटली आपकी पूरी बॉडी के अंदर वो जो बैक्टीरिया है उसको होल्ड करने के लिए और अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। और जो ज़्यादा इलनेस के पेशेंट हैं उनको फिर हम आईवी की सूरत में एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं। एंड में आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी? किसी भी कोई भी डिज़ीज़ हो उसको लाइट ना लें, उसको सबसे पहले तो उसको आप उसकी प्रिवेंशन के लिए आप अपने घर में रहें। जैसे अभी सुपर फ्लू चल रहा है तो आप अपने घर में रहें, आइसोलेट हो जाएं, बेड रेस्ट करें, घर की अपनी डाइट को अच्छा करें, और जब भी कोई ऐसा सिम्टम आपको फील हो रहा है कि जो आपको सीवियरिटी की तरफ लेके जा रहा है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, गॉड ब्लेस यू। खुश रहें, आबाद रहें और फ्लू से बची रहें, फ्लू से बची रहें। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड यंग अचीवर्स हमारे साथ होंगे स्पोर्ट्स की दुनिया से रिलेटेड। उनसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मुझे बड़ी शदीद खुशी हो रही है कि हम सब मैच कर रहे हैं इस साइड पे। बेचारी हमारी शेफ फ़खरुन्निसा जो है वो आउट ऑफ द लूप हो गई, वो ज़्यादा एक्साइटेड हो गई मेरी बर्थडे के बारे में तो लाल कपड़े पहना ही, लेकिन इस साइड पे जो सारे हैं वो मैचिंग है। और मैं इसलिए एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि देखिए कोट तो मुझे ना नसीब हुआ, हमारे जो मुल्क की जैकेट होती है हमारी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ की, चलो रंग ही पहन लिया तो मैं भी एक्साइटेड हो गई। तो हमारे साथ चार बहुत ही ब्रिलियंट और फिनोमिनल अचीवर्स हैं। ये वो यंग लेडीज़ हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हमारे मुल्क का नाम रोशन करती हैं एंड आउट ऑफ द वे जाती हैं पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इमेज क्रिएट करने के लिए। क्योंकि व्यूअर्स, एक कॉन्सेप्ट जो हमारे वेस्ट में अभी भी है अबाउट पाकिस्तान या साउथ एशिया कि भाई पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं वो ज़रा पीछे ही रहती हैं, स्पोर्ट्स में भी नहीं आगे आती, इसमें भी आगे नहीं आती, काम करियर्स वगैरह, जबकि ये बिल्कुल इनकरेक्ट बात है।
और ये बच्चियाँ लिविंग प्रूफ है इस चीज़ के कि एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल स्पोर्ट्स का हिस्सा भी हैं और वेरियस लेवल्स पे हमें रिप्रेजेंट भी कर चुकी हैं एज अ नेशन। तो आइए मिलते हैं इन ब्रिलियंट और अकम्पलिश्ड यंग लेडीज से। राहिला हमारे साथ हैं, मल्टी स्पोर्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेयर माशाल्लाह। इनकी अगर नेशनल अचीवमेंट्स की बात करें तो वेरियस डिफरेंट स्पोर्ट्स, मतलब फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स एक इनकी ऐसी जर्नी शुरू हुई है जो अभी तक कंटिन्यू कर रही है इन द पास्ट 10 ईयर्स। उम्र इतनी कम है लेकिन किया हमने बहुत कुछ है। अस्सलाम वालेकुम राहिला। वालेकुम सलाम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप ठीक है मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। मेरे पास एक लिस्ट है स्पोर्ट्स की, तो कौन कौन से स्पोर्ट्स से आपका ताल्लुक है? मैं बाय बर्थ 3-2, तो मैंने काफ़ी सारी डिफरेंट गेम्स को रिप्रेजेंट किया है। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नाउ आप मैं डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैंने नेशनल एंड इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है। एशियन सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, वर्ल्ड की ब्राउन मेडलिस्ट हूँ। वाओ माशाल्लाह। एंड अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो फुटसॉल, रग्बी, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, बेसिकली जो भी स्पोर्ट्स जहन में आ रही है व्यूअर्स वो बोल दें, उस बच्ची ने की होंगी। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ऑसम मेरी जान। देन वी हैव विद अस सुमेरा ज़हूर। जी मैम। सुमेरा जी जो हैं रग्बी भी, कबड्डी भी, जूजित्सु भी, टग ऑफ वॉर भी, टाइक्वांडो, नेशनल लेवल चैम्पियनशिप्स। तो सुमेरा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी कबड्डी से रिलेटेड। हाँ जी, मुलाकात हुई थी। और ये सारी चीज़ें चल रही हैं साथ साथ, जी जी बिल्कुल। तो इनमें से कोई फेवरेट है? फेवरेट मेरी वैसे मुझे बेसिकली कबड्डी अच्छा। ज़्यादा पसंद है और रग्बी और टग ऑफ वार ये भी मेरी फेवरेट लिस्ट में है। तो बिल्कुल इससे सही, बिल्कुल सही। देन वी हैव विद अस निम्रा मरियम। अस्सलाम वालेकुम। निम्रा इतनी तैयारी जान, ऐनी तैयारी, खैर है? आपसे मिलने की एक्साइटमेंट। मैं सदके जाऊँ अपनी शहजादी की। मैं तो आपको देख के खुद कॉम्प्लेक्स में आ गई। यार मैं भी थोड़ा बाल बूल बना लेती You are so beautiful. अच्छी लग लेती आपकी तरह, तो मैं भी खुश हो जाती। अच्छा मेरी बेटी फुटसॉल, रग्बी, कबड्डी, जिमनास्टिक्स, वॉलीबॉल एंड वुमेन एशियन स्टाइल कबड्डी, जी करेक्ट? जी। वाओ। तो इन सब चीज़ों में डे वन से इंटरेस्ट था? डे वन से नहीं, बेसिकली ना बचपन से ही मुझे बहुत शौक था तो sports जानू का। अभी भी तो आप लोगों का बचपन ही है, अभी भी तो छोटे छोटे से ही हो सारे। नहीं तब हमारा सर्टन एज था, मतलब स्टार्टिंग स्कूल गोइंग से ही बहुत शौक था स्पोर्ट्स का। फिर वो आगे कंटिन्यू होता रहा, फिर वो नेशनल इंटरनेशनल अचीवमेंट्स जो है ना वो फिर साथ साथ चलती गई। बिल्कुल सही। एंड देन फरा बशीर हमारे साथ हैं। फरा मल्टी स्पोर्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल रग्बी प्लेयर भी हैं, साथ में टग ऑफ वॉर भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फरा ये दो स्पोर्ट्स ही हैं या और भी हैं इसमें? मैं स्कूल लेवल से लेके एथलीट थी। नेटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल और टग ऑफ वार रग्बी में मैंने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे 2019 से थ्रू आउट 2025 तक हम बेसिकली फरा के साथ खींचातानी नहीं करनी। नहीं बेसिकली आपके साथ खींचातानी नहीं करनी, क्योंकि आप जीत ही जाएंगी जी नेशनल लेवल बिल्कुल। पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी। बिल्कुल सही। अच्छा सो शुरू में इससे ज़रूर इस बात से आगाज़ करना चाहूँगी कि ये सारी स्पोर्ट्स जो आप चारों ने जिनका इंतखाब किया, इनमें से कुछ ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिनको प्योरली लड़कों से वाबस्ता किया जाता है। जी बिल्कुल। तो आप चारों का स्पोर्ट्स की तरफ रुझान कैसे हुआ, आपसे स्टार्ट करेंगे। मैम मेरा जो रुझान है, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं एथलीट ही, पैदा ही एथलीट हुई। नहीं मेरा बेटा पैदा तो ठीक है। एथलीट होता है, लेकिन बात यह है कि हम लोग जितना भी स्पोर्ट्स खेलना चाहें, एक बहुत से यंग बच्चियां होती हैं जिनको इजाज़त ही नहीं मिलती कि चुप करके बैठ जा। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं आज इंटरनेशनल और नेशनल रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो कौन सी स्पोर्ट्स इनिशियली याद हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, और फिर किस ये रूट क्या बना? एक्चुअली में मुझे स्टार्टिंग में क्रिकेट का शौक था, इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने का, बट अल्लाह ताला ने मेरे लिए कुछ और सोचा हुआ था। फिर मैंने कबड्डी और रग्बी को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट किया। तो क्रिकेट में गई नहीं? नहीं, मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, मैंने है अच्छे ना? लेवल पे क्रिकेट खेली अल्हम्दुलिल्लाह, बट पाकिस्तान का कलर नहीं मिल सका उसमें। पता नहीं वो अल्लाह ताला की तरफ से था कुछ, अल्लाह ताला ने किसी और चीज़ में मुझे ज़्यादा अच्छी रिस्पेक्ट देनी थी, अचीवमेंट देनी थी, दैट्स व्हाई। तो फिर उसके बाद आप गए इनटू वर्ल्ड कप कबड्डी, एशियन स्टाइल कबड्डी, ठीक है जी दोनों को रिप्रेजेंट किया मैंने। बट फर्स्ट चीज़ क्या थी? कबड्डी। कबड्डी फर्स्ट चीज़ कबड्डी थी, और उधर से फिर रूट निकला बस, बाकी चीज़ों exactly में। ऐसे। मैंने बाय द वे इसकी तरफ भी आना है कि ऐसा क्यों होता है कि पाकिस्तान में
लड़के यूजुअली 1 या 2 स्पोर्ट खेलते हैं, हमारी बच्चियां जो है वो 6-6 स्पोर्ट एक टाइम पे खेल रही होती हैं। क्या कमी है लड़कियों की इस फील्ड के अंदर, क्या मसला है, इस पे मैंने आना है। Sure. लेकिन आपकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है बेटी? मैं स्कूल लाइफ से जो एथलेटिक्स है वो कर रही थी, तो फिर कॉलेज लाइफ में भी एथलेटिक्स और इस तरह फिज़िकल एक्टिविटीज़ लाइक फ़िज़िकल कांटेक्ट गेम्स जो हैं वो मैं ज़्यादा खेलती होती थी, सही। जिसमें मार्शल आर्ट्स वगैरह और ब्लैक बेल्ट इस तरह जित्सु करके वगैरह, हाँ जी। तो उसके बाद फिर जब 2013 में वर्ल्ड कप कबड्डी के लिए टीम की सिलेक्शन हुई, तो उसमें मैं वाइस कैप्टन टीम में सिलेक्ट हुई और परफॉर्मेंस भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। तो यहाँ से मेरी जर्नी जो है एक प्रोफेशनल इंटरनेशनल लेवल की, तो यहाँ से मेरी स्टार्ट हुई। और नेशनल लेवल पे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी सारी गेम्स में बहुत किए हैं। गोल्ड लिए हैं, हाँ जी, जिनमें ताइक्वांडो, जिजित्सु और रग्बी, टग ऑफ वार और कबड्डी वगैरह, इन सब में अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मेडलिस्ट हूँ, वर्ल्ड कप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और एशियन सिल्वर मेडलिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। व्हाट अबाउट यू स्वीटहार्ट, जर्नी कहाँ से शुरू होती है? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जिमनास्टिक से, स्कूल लेवल पे। जिमनास्टिक से मैंने स्टार्ट किया, फिर वो डिवीजन लेवल था, फिर उसके बाद यहाँ लाहौर आए, यहाँ पे खेला। फिर साथ साथ और भी गेम्स थी, फुटबॉल भी थी, जिमनास्टिक, बैडमिंटन, और भी मतलब मल्टीपल। स्कूल टीचर आपको पता है हर स्पोर्ट्स में डाल देती हैं, जो बच्चा स्पोर्टी होता है ना, या जिसके अंदर पोटेंशियल होता है, उस जी। बच्चे को ज़्यादा पुश किया जाता यूटिलाइज है। किया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ 2017 में मैंने एशियन स्टाइल कबड्डी खेली, मैट वाली, तो उसमें हम गोल्ड हुए। उसके बाद फिर 18, 19, 20 ये अब तक गोल्ड ही हैं। तो एक मेरा इंटरनेशनल सिल्वर मेडलिस्ट भी हूँ मैं। मलेशिया में टूर्नामेंट हुआ था सर्कल स्टाइल कबड्डी, मैं दोनों खेलती हूँ, एशियन स्टाइल भी और सर्कल भी। वाह। जिमनास्टिक भी थी, और रग्बी में भी मेरे काफ़ी ज़्यादा गोल्ड है। अभी भी रिसेंटली 35th नेशनल गेम्स हुई हैं कराची में, तो मेरे 2 गोल्ड थे, एक उसमें भी था सर्कल एशियन स्टाइल कबड्डी में भी और रग्बी में भी। रग्बी में भी, बिल्कुल अमेजिंग। व्हाट अबाउट यू जान, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरी जर्नी स्कूल लाइफ से स्टार्ट हुई है। मैं बेसिकली स्कूल में एथलेटिक्स और नेटबॉल खेलती थी, जो मेरी फेवरेट गेम में से एक थी। और फिर हमारी टीचर्स कुछ ऐसी थी, वो हर गेम में हमें डाल देती थी, आपने ये भी करनी है, ये भी करनी है, ये भी करनी है। और ऐसे हमें मौका मिला एक नेशनल लेवल पे, खेलते खेलते नेशनल लेवल तक आए हम। और उसमें मैंने 2019 से लेके अभी 2025 में हम गोल्ड ही रहे हैं, रग्बी में भी और टग ऑफ वार में भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। 2028 में हमारी श्रीलंका में हुई थी, पाकिस्तान ने जस्ट पार्टिसिपेट ही किया था वुमेन्स की 2028 में 18 में, हाँ, 18 में 2018 तो 18 में पाकिस्तान ने तो अभी आया नहीं है। टग ऑफ वार में साल है, हाँ। हाँ जी 18 में पाकिस्तान ने रिप्रेजेंट किया था। वुमेन्स की नई टीम बनी थी श्रीलंका में, हमारी साउथ एशियन चैंपियनशिप भी, तो हमने जस्ट पार्टिसिपेट किया था। आप लोगों ने पार्टिसिपेट। ये क्या कहानी है यार, कि लड़के यूजुअली 1 या 2 स्पोर्ट ही खेल रहे होते हैं। जैवलिन थ्रो है तो वो जैवलिन थ्रो में ही है। हमारी बच्चियां जो हैं वो 70, मतलब एक अगर बच्ची स्पोर्ट्स में है तो फिर उसको हर चीज़ में ही डाल दिया जाता है। ये क्या माजरा है? एक्चुअल में ये होता है कि प्लेयर्स कम होती हैं, और जो जेनेटिकली बाय बर्थ प्लेयर होते हैं वो एनर्जेटिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं फिजिकली, दैट्स वाई। तो उनको फिर पावरफुल वाली जितनी भी गेम्स होती हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट वाली गेम जितनी होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया जाता है, बिकॉज ऑफ कि लड़कियों की मेजोरिटी कम है ना, ऑल्सो बिकॉज लड़कियों को इजाज़त भी तो नहीं मिलती, स्ट्रेंथ कम है। ये भी तो बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वैसे नहीं देखो जान, आप लोगों को तो मिल गई, लेकिन बहुत सी बच्चियों के बारे में ये भी कहा जाता है कि नहीं जिस्म ख़राब हो जाता है, एवं जिस्म भारी हो जाता है, स्पोर्ट्स खेलेंगी बच्चियों को चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को स्पोर्ट्स खेलने ही नहीं देते। मैं जिमनास्टिक्स करती थी आपकी तरह, ऑब्वियसली बंदे ने बीम पे चलना होता है, 100 चीज़ें करनी होती है। 1-2 दफ़ा मैं गिरी तो थोड़ी बहुत चोट लगी, तो सारे रिश्तेदारों ने कहानी डाल दी कि भाई गिर जाएगी, टांग टूट जाएगी, लड़की ज़ात है क्या करेगी। तो मतलब लड़के भी उतने ही इंसान होते हैं जितनी लड़कियां होती हैं, तो उनकी हड्डियां टूट सकती हैं, हमारी ना टूटे। मतलब मुझे ये बड़ी ऑड बात लगती थी कि मेरी स्पोर्ट्स को क्यों रोका जा रहा है कि कहीं मेरी टांग ना टूट जाए। मैम देखिए, कभी भी कोई भी स्पोर्ट्स है वो फिजिकली आपको फिट करती है, अनफिट कभी नहीं करती। बिल्कुल ठीक है, और उसका तो किसी भी तरह का ऐसा कंसर्न नहीं होता कि आप भूल जाएंगे, इस तरह की कोई चीज़ होएगी। देखिए आप खाने से भी तो भूलते हैं, कोई ना एक्टिविटी करने से भी तो भूलते हैं। तो इस वजह से फिजिकली कोई भी एक्टिविटी है वो स्पोर्ट्स स्पेशली तौर पे वो आपको फिट करती है, अनफिट कभी भी नहीं करती। और सबसे बड़ी बात देखेंगे, आपका माइंड एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल
ठीक है। जो नॉर्मल फीमेल्स के होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं या वर्किंग लेडी होती हैं, वो इतना वर्क नहीं कर सकती जितना मेंटली तौर पे फिजिकली एक्टिविटी करने से आपका माइंड एक्टिव होता है। बिल्कुल सही, एजिलिटी बढ़ती है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, एंड्योरेंस बढ़ती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यहाँ पे हम जल्दी से किचन में नज़र डालते हैं क्योंकि किचन के बाद हमने ब्रेक की तरफ भी जाना है, और ब्रेक के बाद जब वापस आना है तो ये जो हमारे साथ ब्रिलियंट यंग लेडीज़ हैं, हम इन्हीं की ज़बानी जानेंगे कि लड़कियों के लिए फ़िज़िकली एक्टिव होना, और फिज़िकली एक्टिव का मतलब ये नहीं है घूमना फिरना और घर के काम करना, एज इन फिज़िकली स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना, चाहे किसी भी स्पोर्ट में इन्वॉल्व हो, क्यों इम्पॉर्टेंट है और इन बच्चियों के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, वेयर आर वी गोइंग टू सी देम नेक्स्ट, इंशाल्लाह ये भी जानना ज़रूरी है। किचन में क्या सिचुएशन है? देखें जुगन, किसी तो हमारी पूरा दोनों दस्तरखान dishes- सेट कर देते हैं। मैंने कहा इसको ट्राई करना चाहे तो सारा कुछ प्रिपेयर हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज तो जुगन की पसंद की सब चीज़ें हैं। जुगन निहारी भी हमारी बिल्कुल रेडी है, और जो है हमारी ब्रेड पुडिंग भी बिल्कुल गर्मा गर्म बिल्कुल सी रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी जान। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इतनी प्यारी प्यारी, इतनी टैलेंटेड, इतनी ब्रिलियंट जब यंग लेडीज़ आपके सामने हो तो कैसे आपको एनर्जी का बूस्ट नहीं मिल सकता। तो हमने सोचा कि फ़रा मैडम बहुत ज़ोर से चुप करके बैठी हुई हैं, तो हम फ़रा से अब बात का आगाज़ करेंगे। गर्ल्स, आपकी नज़र में लड़कियों के लिए फ़िज़िकली एक्टिव होना, इसका मतलब ये नहीं है हांडी रोटी पकाना, मेरा मतलब है फ़िज़िकली एक्टिव होना। बैडमिंटन, फुटबॉल, स्विमिंग, व्हाटएवर फिजिकल एक्टिविटी आपकी नज़र में क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से? सबसे पहले आप बेटी। मेरे लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जब आप फिज़िकली फ़िट होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो गेम कर रहे हैं आप वो ही कर सकते हैं, आप कोई सी भी गेम कर लेंगे जब आप फिज़िकली फ़िट होंगे। एक तो आप बीमार होने से बचेंगे जब फिज़िकली फ़िट होंगे, और आप कोई सी भी गेम कर सकते हैं। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि मैं टग ऑफ वार करती हूँ, रग्बी करती हूँ, मैं फिज़िकली फ़िट हूँ, अपने आप को रखूँगी तो मैं कोई सी भी गेम कर लूँगी। और जान वही वाली बात ना, जिस तरह डॉक्टर साहिबा भी ब्रेक से पहले बता रही थी कि कुव्वत मुदाफ़ियत को आपने अपनी स्ट्रॉन्ग करना है, इम्यून सिस्टम को। जी। तो जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं, आप अच्छी खुराक लेते हैं, जी। आप जब अपनी फिटनेस पे थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप देखें, निमोनिया हुआ था मुझे, लेकिन क्योंकि आई एक्सरसाइज एंड आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, तो फिजिकल फिटनेस का लेवल वो है कि अल्हम्दुलिल्लाह इवन विथ निमोनिया काम मैं फिर भी कर पाई। एक दिन मैंने ऑफ लिया बीच में, 2 दिन मैंने फिर वीकेंड आ गया रेस्ट किया, और उसके बाद आई वॉज बैक टू वर्क। अल्लाह का करम है। जी। अब इसी तरह मेरी अपनी एक बड़ी क्लोज फ्रेंड है, वो हिलती ही नहीं है, उसको फ्लू हुआ, सुपर फ्लू, निमोनिया नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो पिछले 3 हफ्ते से बिस्तरे से नहीं उठ पाई। सो इम्यून सिस्टम को Strong बड़ा होना फर्क चाहिए। पड़ता है। जी। तो आप बेसिकली अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे होते जी। जी बेटी। जी, फिज़िकल फिटनेस मेरा ज़्यादा मानना ये है कि इंसान खुद अगर फिट होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी जॉब के लिए जाते हैं तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना आपका हुलिया देखते हैं, फिटनेस देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं, सबसे बोलने पहले का appearance तरीका देखते हैं। हर चीज़ ये देखते हैं। तो अगर मेरा ये है कि अगर आप फिज़िकल फिट है ना तो आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं बिल्कुल कि सही। आप स्पोर्ट्स में आए। अगर हमारा ही हाल बुरा होगा तो हम किसी और को कहेंगे कि आप स्पोर्ट्स में आए या कुछ हैं, तो वो कहेंगे तो फिर हमारा भी नेक्स्ट टाइम यही हाल होगा। बिल्कुल। फिजिकल फिटनेस डिपेंड करती है आपकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा। अगर आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, गुड मेकिंग हो सकती है, तो आपका फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा मेंटल क्लैरिटी Secure बड़ी हो होती सकता है। है। बिल्कुल जी जान। फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से देखा जाए तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, कंपोनेंट्स वगैरह आ जाते हैं, हम लोगों की जो डाइट है वो आ जाती है, हम लोग किस लेवल की किस प्रोग्रेशन की ट्रेनिंग करते हैं वो चीज़ें आ जाती हैं। आपने कहा कि ज़रूरी नहीं कि आप एक गेम करें या 2 गेमें करें, आप गेम्स कर सकते हैं और आप किसी भी तरफ अपने आप को मतलब अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अगर फिज़िकली फ़िट हैं तो आप मेंटली भी ठीक हैं। आजकल जैसे काफ़ी सारा लोग एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो इन सारी और सबसे पहली बात, माहिर नफ्सियात आपको यही कहते हैं कि कोई किसी फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज हो। जी, तो जो पहले से एंगेज्ड होगा एटलीस्ट वो एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन से स्टार्ट कर रहा होगा अगर कोई मसला हो भी जाता है। क्योंकि मसले तो रहेला ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हो ही नहीं सकता कि लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए, बीमारियां भी हैं,
दूसरे इश्यूज भी 100 आ जाते हैं, मेंटल हेल्थ के भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो अपने आप को भी तो 100% स्ट्रॉन्ग करके लेके चलना है ना आगे। मेरी लाइफ की जितनी भी जर्नी गुजरी है फ़िज़िकल फ़िटनेस की, क्योंकि मेरी 2 जर्नी है, एक मैं एथलीट एंड फिटनेस ट्रेनर, तो मैंने लाइफ में जितना भी लर्न किया है मैंने उस चीज़ से यही लर्न किया है कि आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल बने। देखिए फ़िज़िकल फ़िटनेस के साथ मेंटल हेल्थ बहुत मैटर करती है। आप डिफरेंट क्राइसिस से गुजरते हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट से गुजरते हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट से गुजरते हैं, जिसमें आप टॉक्सिक चीज़ों से बच जाते हैं, आप नेगेटिविटी से बच जाते हैं, क्योंकि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप उनको अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। मैडम आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए और ये मेरी जेन्युइन आपको एडवाइस है आज ऑन एयर। जी, यू शुड कम टूवर्ड्स मोटिवेशनल स्पीकिंग ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस, बल्कि फ्यूचर प्लान्स की तरफ तो जाना ही है, जी बिल्कुल। तो ज़रा बढ़ते हैं उसकी तरफ। जी मैडम, व्हाट नेक्स्ट? एक तो नेक्स्ट कौन सी कोई स्पोर्ट्स की या कोई मेजर चीज़ आपकी आ रही है ताकि हम आपको अपनी दुआओं में भी याद रखें गुड़िया, और फिर उसके अलावा इन जनरल फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? इन जनरल फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि मैं पहले अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखूं, और जो मैंने गेम्स कर रही हूँ जैसे कि रग्बी एंड टग ऑफ वार है, इसके अलावा नेटबॉल मेरी फेवरेट गेम है, मुझे वो बहुत पसंद है, तो मेरा रुझान इसी तरफ है कि नेटबॉल में और जो भी मेरी गेम्स हैं ना, उनको मैं जो भी मेरे अंदर कुछ कमी रह गई है उनके लिए अपने आप को तैयार करूं और मज़ीद सक्सेस। अभी कोई आ रहा है इवेंट मेजर आगे? अभी तो हमारी एक चैम्पियनशिप है रग्बी की, इंशाल्लाह हम उसके लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, और Best of नेक्स्ट luck. अभी कोई प्लान नहीं है। अभी रग्बी के ऊपर अभी ऊपर ही सिर्फ working रग्बी on के it। लिए। जी बेटे, फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान्स मेरे एक छोटा सा ड्रीम है, जैसे आपने कहा कि होता है नेक्स्ट आपका प्लान। मेरा एक प्लान है कि मैंने एक हर्डल बनाऊं, जो दूसरी भी बच्चियां हैं अगर वो अचीव करना चाहती हैं, स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं, तो मेरा ये था कि एक छोटा सा एक ग्रुप भी इस तरह से बनाऊं कि फ्री उनको ना फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन देते हैं, या ग्राउंड में वो आना चाहे, क्योंकि जो हमारा होम ग्राउंड है ना, वहाँ पे जो मुझसे जूनियर्स हैं ना बच्चियाँ, उनको भी हम लोग ना फिटनेस ट्रेनिंग देते हैं। अभी वापडा में ही 3 हैं लड़कियाँ मेरी ही सिटी से आई हैं, और उनका शुक्र अदा कर उनका स्टाइपेंड भी लग गया है, तो हमारे साथ ही वो जॉब करती थी। तो मेरा नेक्स्ट भी फ्यूचर प्लान यही है कि उनको थोड़ा सा ना साथ साथ लेके और भी लड़कियों को लेके चलें, क्योंकि गर्ल्स की पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की बहुत कमी है। बिल्कुल सही। और इसको अच्छा भी नहीं समझा जाता। काफ़ी एरियाज़ अभी भी हैं जो सर्टन जो बीच में इस तरह से आते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं 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 आप रहने दें, स्पोर्ट्स में कोई फ्यूचर नहीं है, प्लान नहीं है। हाँ जी। तो उन्हें हम अपनी ही लाइफ का एक इंटरव्यू दे के ही उन्हें encourage कर सकते हैं कि नहीं आप आएँ। एग्जैक्टली तो जब आप खुद ही गाइड करेंगे, खुद ही सिखाएंगे, तो बच्चियाँ और मोटिवेट भी होंगी और माँ बाप में भी कॉन्फिडेंस आएगा। जी बेटे, फ्यूचर प्लान में मेरी काफ़ी कोचिंग सारी की तरफ आओगी, कुछ और इससे रिलेटेड? हाँ, फ़िलहाल तो प्लान मेरा यही है कि अगर मैं प्रोफेशनल हिसाब से देखा जाए तो एक प्लेयर की एक एज होती है, उस एज के बाद वो कोचिंग में आता है, तो अब कोचिंग की तरफ इरादा है, कोशिश तो की जा रही है कि अब कोचिंग की तरफ आएँ, तो बाकी देखते हैं। लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो आपने कहा था इवेंचुअली मैं कोचिंग की तरफ आना चाह रही हूँ। हाँ जी, तो उसके अलावा जो है मैंने एमएससी की हुई है स्पोर्ट्स साइंसेज में, अभी एमफिल कर रही हूँ स्पोर्ट्स साइंसेज में माशाल्लाह। तो उसके बाद पीएचडी करने के बाद या तो फिर मैं लेक्चररशिप की तरफ चली जाऊँगी, और या फिर किसी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई डायरेक्टरशिप या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट लाइक किसी इवेंट ऑर्गेनाइज़र या रिक्रिएशनल जो चीज़ें होती हैं उनमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लूँगी इंशाल्लाह। और सेकेंडली कोचिंग ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें हैं। ऑब्वियसली इंशाल्लाह ताला कोशिश तो यही है कि अपना फ्यूचर जो है उसको सिक्योर करूँ इंशाल्लाह। फाइनली मैडम, जी मिस, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोच बन चुकी हूँ, असिस्टेंट कोच हूँ। मैं वही कह रही हूँ, आप तो अब चला रही हैं चीज़ें। हाँ, तो इस वजह से मेरा तो यही चीज़ें हैं कि मैं इंशाल्लाह फर्दर प्लान में जितनी भी हमारी फीमेल्स हैं उनको इनकरेज करूँ स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेंटल और फिज़िकल हेल्थ आपकी फ़िट होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं काम स्टार्ट कर दिया हुआ है इंशाल्लाह, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच गर्ल्स, ब्लेस यू, खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह आपको करोड़ कामयाबियों से नवाजे। आगे जो रग्बी का आप लोगों का आ रहा है टूर्नामेंट, बेस्ट ऑफ लक विद दैट ऑल्सो, एंड बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग इन द फ्यूचर। आमीन। एंड थैंक यू सो मच टू शेफ़ फ़खरुन्निसा जिन्होंने आज मेरी पसंद की सारी चीज़ें तैयार की। बेसिकली वो अपनी कुर्सी पे बैठ गई थी, तो मैंने कहा जाते जाते हल्का सा एक चुटकुला बनता है, तो इस चुटकुले के साथ के अपना भी ख्याल रखना फ़खरुन्निसा, बड़ी अच्छी लग रही हो लाल कपड़ों में। खैर,
हम जाएंगे एक दिन की छुट्टी की तरफ, क्योंकि मैंने भी घर जाके बर्थडे सेलिब्रेट करनी है अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। जी, आपको मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे और हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू मेरी गुड़िया, थैंक यू सो मच मेरी जान। सो व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।